Wellness Waves, a podcast by Fortis Healthcare to discuss health and wellness related topics with nationally renowned experts from Fortis. Join us on this enlightening journey and ride the waves of wellness. नमस्कार, 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुरापाती रिदिन। देखिए, आपको ये तो मालूम ही है कि अब मैं आपको कई डॉक्टर से मिलवा चुका हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला में, पर आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूं, इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये डॉक्टर नहीं, ये एक लाइफ गिवर है, एक जादूगर हैं। इनकी वजह से पता नहीं कितनी हज़ारों फैमिलीज़ हैं जो आज अपने घर वालों को देख देख के मुस्कुराती हैं कि वो भले चंगे हैं क्योंकि इन्होंने उन्हें ठीक किया है। आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर अस। बहुत बड़ी बात है ये कि इन्होंने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपको इनका इंटरव्यू करना हो तो आपको कई महीने पहले जो है इनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। नॉट बिकॉज कि ये बाकी कामों में बिजी है, बिकॉज ये लगातार लोगों की जान बचाने में बिजी है। आज हमारे साथ हैं पद्म भूषण पद्मश्री डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि फोर्टिस हेल्थ केयर मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन हैं और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के भी चेयरमैन हैं। सर, इट्स अ रियल ऑनर। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े। एंड मैंने आपको बहुत बारी न्यूज़ में देखा है और आपके आर्टिकल्स देखे हैं, पर आज पहली बारी आपसे मिल पा रहा हूँ, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन। मैं कहूँगा कि मैंने तुम्हें देखा तो नहीं है बहुत बार, बट मैंने बहुत बार सुना है। थैंक यू। एंड आई थिंक यू में से कि जितनी बार तुमने देखा है मुझे, उससे ज़्यादा बार मैंने तुम्हें सुना है। क्या बात है डॉक्टर अशोक सेठ, आपने बहुत अच्छा किया कहते, क्योंकि आई एम श्योर इस बेस पे मेरे को इस बार इंक्रीमेंट जरूर मिल जाएगा। पहले मिले ना मिले। पर सर, थैंक यू सो मच आज यहाँ पर आने के लिए। सर, मैं जिस वजह से आपसे मिलना चाहता था, इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू बी वेरी एजुकेटिव फॉर पीपल, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर आप देखेंगे सोसाइटी में, समाज में एक तरह का एक डर, एक खौफ सा बैठा हुआ है जो कि लोगों के दिमाग में चल रहा है। Some people talk about it, most people don't want to address it, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, मैं तो सेफ हूँ, मुझे नहीं हो सकता। हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट जो है आजकल यंग एज में इतने होने लगे हैं। एंड अगर आप देखें तो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी हैं। और क्या है कि जैसे ही कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसके साथ ऐसा होता है तो ऑब्वियसली न्यूज़ कवर्स इट मोर, मीडिया उसके बारे में ज़्यादा बात करती है। ऐसा नहीं कि आम जनता में नहीं हो रहा है, पर उनके केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मूल कारण क्या है, व्हाट आर द मेन रीजंस कि अब ये हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट जो नॉर्मली बड़ी उम्र में देखे जाते थे, अब यंग एज में दिख रहे हैं। ये तो क्लियर बात है कि ये यंग एज में हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट बढ़े हैं। पिछले 15-20 सालों में 300% इंक्रीज हुआ है। 300%। और इसके कारण हैं, तो ये जो आप देख रहे हो मीडिया में, सोशल मीडिया में, दैट इज़ ट्रू। अनफॉर्चुनेटली यंग लोगों को हार्ट अटैक इफेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट वेस्ट में तो जी इस यंग एज पे 20 to 40 ईयर्स की एज पे बड़े कम दिखते हैं हार्ट अटैक्स। जी, तो 5-6% को हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि 25% जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं यंग एज पे हो रहे हैं जी। और इम्पॉर्टेंट कारण समझने की ये बात है कि ये मल्टीफैक्टोरियल होता है हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट। तो वो है कि जब हार्ट अटैक के 10% लोग कार्डियक अरेस्ट से प्रेजेंट करते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि अगर उनको बचाया उस वक्त न जाए जी, तो कुछ मिनटों में मौत है। इनफैक्ट कार्डियक अरेस्ट इज अ मौत जिसको आप बचा सकते हो पहले 7-8 मिनटों में जी। और हार्ट अटैक जब होता है तो खैर टाइम होता है, पेन का पता चलता है, अस्पताल पहुंच सकते हैं, बट ये एक कंटिन्यूम है। हार्ट अटैक के 10% लोग कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा। सो जो कॉजेज है क्लियरली लाइफस्टाइल। अच्छा। आजकल तो जो हुआ है पिछले 15 साल में, एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है जी। स्पेशली यंगस्टर्स का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। स्मोकिंग इंक्रीज हुई है बाय 200%, 300%। तंबाकू इंक्रीज हुआ है। इफ़ यू नोटिस कि आजकल तो हुक्कास वगैरह ही एक फैड बन गया है। ऑल दैट इज़ हार्मफुल। स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट कॉज। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दोनों यंगस्टर्स में इंक्रीज हुए हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। हिंदुस्तान हाइपरटेंशन का भी वर्ल्ड कैपिटल है। 30% पॉपुलेशन हमारी इस टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रही है जी। और फिर भी देखा गया कि यंग लोगों में अगेन वो 200% to 300% इंक्रीज हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल इंक्रीज हो गया है। ये चौथा रिस्क फैक्टर है जो अल्कोहल इंक्रीज हो गया है। इट इज डॉक्यूमेंटेड नाउ। और फाइनली लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी हैबिट्स, ओबेसिटी और बैड खाना जिससे कि कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है, आर ऑल अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन नाउ। एब्सोल्युटली। सेडेंटरी हैबिट्स हैं,
रात तक काम करना होता है, डेडलाइंस मीट करनी होती है, तो फास्ट फूड ज़्यादा हो गए हैं, घर का खाना कम हो गया है, हेल्दी डाइट कम हो गई है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज ख़त्म हुई, प्रैक्टिकली हो गई एक्सरसाइज नाम के, जिमिंग और वेट लिफ्टिंग और मसल बिल्डिंग ज़्यादा हो गई अपीयरेंसेस की वजह से, विच इज़ नॉट हार्ट हेल्दी। एंड देन इफ यू रियलाइज कि स्ट्रेस कितना बढ़ गया यंगस्टर्स में। बिल्कुल, आजकल तो डेडलाइंस मीट करनी पड़ती है, सोने का टाइम नहीं है, बैड हैबिट्स आ गई हैं। ओवरऑल वी फाइंड कि हमारा यूथ या तो अपनी खुद की हैबिट से और या जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं आज के, जी, जिसमें कि स्ट्रेस और एम्बिशंस और अचीवमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई है, पूरी लाइफस्टाइल ही खराब हो गई है और हार्ट अटैक्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। सो अनफॉर्चुनेटली इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है जी। एंड अगर हम अगर ये सोचें कि हमारा यूथ तो अभी 25% हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा है और तो यंग है, करेक्ट, अगर 60 साल तक पहुंचेंगे तो हमारी आधी पॉपुलेशन जो कि अब इस टाइम पे यंग पॉपुलेशन है, उनका क्या होगा जब वो 20 साल और आगे बढ़ेंगे। तो हम तो एक अभी जो एपिडेमिक सोच रहे हैं ना हार्ट डिजीज़ का, क्योंकि इंडिया इज़ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक्स एंड हार्ट डिजीज़, आप सोचिए कि 20 साल में तो वो भयानक फिगर्स होंगे जिसको हमें प्रिवेंट करना अब बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। मतलब कुछ ना मेरे दिमाग में ऐसे डाउट्स भी हैं जो आपको लगेगा, हो सकता है आपको लगे बड़े बचकाने हैं, पर क्या है ना कि हमारे दिमाग में जब भी कोई डाउट आता है तो हम लोग जाके इंटरनेट पर सर्च करते हैं। फिर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग बनी हुई है, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो सही है गलत है किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ फाइनली सबके सामने कि दिमाग में एक डाउट है कई लोगों के कि जो कोविड की वैक्सीन लगी उसके बाद जो है हार्ट अटैक्स वगैरह थोड़े बड़े हैं। कई लोगों को लगता है कि उनके घर में किसी को अगर ये हुआ तो वो वैक्सीन लगाई थी इसलिए हुआ। क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं है? सो नितिन, इसको पर्सपेक्टिव में डालना बहुत ज़रूरी है जी, आपके लिसनर्स के लिए। एक तो जो रीसेंट टाइम्स में मैं कहूँगा जो 2 रिस्क फैक्टर्स आए थे और आए हैं हार्ट अटैक्स के लिए जी, एक तो है पोल्यूशन जो हमने मेंशन नहीं किया था, और पोल्यूशन तो क्लियरली हार्ट की आर्टरीज को कोरोड करता है। सोचिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब हार्ट की आर्टरीज PM 2.5 पार्टिकल जब जाते हैं अंदर, तो आर्टरीज के अंदर जाते हैं, आर्टरीज को कोरोड करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं और हार्ट अटैक्स करते हैं। बट सबसे बिगेस्ट कॉज जो रिसेंट टाइम में था वो कोविड, नॉट कोविड वैक्सीन, कोविड इटसेल्फ। कोविड का मैंने पहले साल में कह दिया था, कोविड ये लंग डिजीज नहीं है, कोविड एक हार्ट डिजीज है। अच्छा, 20% मौतें जो रूटीन कोविड से हुई, रूटीन कोविड जी, जो मौतें हो रही थी वो हार्ट अटैक से हो रही थी और हार्ट डिजीज से हो रही थी। और जो उसको सीवियर कोविड हुआ 50% मौतें हार्ट डिजीज से। कोविड ने हार्ट को वीक किया, कोविड ने हार्ट अटैक्स किए, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की, हार्ट की रिदम के डिस्टर्बेंसेस आ गए कोविड की वजह से। और वो इफेक्ट कोविड का देखा गया है कि पहले साल में तो हार्ट अटैक की मात्रा इंक्रीज हो गई, 300% बढ़ गई कोविड की वजह से। और वो इफेक्ट 3 साल बाद भी जिनको कोविड हुआ है उनको चल रहा है। सो अगर मेरे को जो कोविड हुआ तो सोचिए कि मेरा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक 3 साल तक बना रहा है। राइट। सो हमने जो इंक्रीज देखी है, हम कहते हैं कि यंगस्टर्स में हमने देखा कि ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। यस, अ पार्ट ऑफ दैट कि कोविड जिनको हुआ था उनको हार्ट अटैक इंक्रीज हुआ है। जहाँ तक बात रही वैक्सीन की, ये तो एक मिथ है कि वैक्सीन ने कोई नुकसान किया। करेक्ट। हार्ट अटैक तो वैक्सीन ने किया ही नहीं जी। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स, और मैं इसको डिस्पेल कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जो बचे हुए हैं वो इसलिए बचे, वैक्सीनेशन हमारे को हिंदुस्तान में उपलब्ध इजीली और बहुत जल्दी हो गई। करेक्ट। और क्योंकि हिंदुस्तान ने वो वैक्सीन बनाई। करेक्ट। अगर आप एक सोचिए कि 1.4 बिलियन पीपल, और मैं कह ही रहा हूँ कि 20% जिनको कोविड हुआ उनको हार्ट अटैक हो सकता था, और कोविड तो पर प्रैक्टिकली हर एक को हो गया हमारे हिंदुस्तान में। कुछ को काफ़ियों को पता चला, बट पूरी पॉपुलेशन को उतने थे सिम्टोमेटिक जिनको पता भी नहीं चला और कोविड हुआ। करेक्ट। और वो हमें पता ही है लोगों को। एब्सोल्युटली। सो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम कोविड, बट देखिए कितनी कम मौतें हुई कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। इसलिए कि हम वैक्सीन से बचे। ये जो वैक्सीन थी 0.00003% इसका रिस्क था, और जहां कोविड से हमें 20% रिस्क हो रहा था। बहुत बड़ी बात है। yes. तो कोविड की वैक्सीन का तो रिस्क एक क्रोसिन की गोली खाने से भी कम रिस्क था। अरे वाह, क्या बात। तो आज आपको ये पूरे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। यू हर्ड फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। अब अगर आप इनकी बात भी नहीं मानते तो बस
आप एक काम कीजिए, बंद कीजिए इसको और कुछ और जाके देखिए, कार्टून वार्टून चलाइए। पर एक बात बताऊँ आपको सर, ये जो हार्ट अटैक्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो अब दिमाग में अगला सवाल ये आएगा कि आपने बता दिया कि क्यों हो रहा है, पर कोई ऐसा तरीका भी है, मतलब कैन वी डू समथिंग, हमें क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से ताकि ये हार्ट अटैक हो ही ना? बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास आएंगे, आप ठीक तो कर दोगे, पर यहाँ आने की नौबत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी है ना? चाहिए। तो आप वो बताइए। प्रिवेंशन इज द मेन थिंग। एब्सोल्युटली। अगर प्रिवेंशन ने हमने नहीं किया तो वाकई हम ट्रीटमेंट, इतनी डिजीज प्रोसेस का ट्रीटमेंट लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और प्रिवेंशन के लिए रियली मैं कहता हूँ कि कोई ज़्यादा साइंस इसमें न ज़्यादा अकल की बात है। मैंने जो रिस्क फैक्टर्स बताए, स्मोकिंग, शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, इनएक्टिविटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, ये सब तो हमारे हाथों में ये ना करेक्ट करने का। देखिए एक सिंपल बात है, बीपी, हाई बीपी और डायबिटीज, जो शुगर की बीमारी है, ये एसिम्प्टोमेटिक किलर्स है। किसी को पता नहीं चलता कि हमें ये बीमारी है, साइलेंट किलर है। जबकि जब वही दूर, जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तब कहीं जाके पता चलता है। तो अगर हमने अगर स्मोक करते हैं तो बिल्कुल नो है, छोड़िए। और मैं तो कहता हूँ जो नॉन स्मोकर्स है ना, वो स्मोकर्स के साथ ही ना बैठे। सही बात। क्योंकि वो पैसिव स्मोकिंग भी इज लाइक रोज आपने एक सिगरेट पी ली। सही बात। और नुकसान करती है, इट इज बीन शोन। स्मोकिंग, डायबिटीज, शुगर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, एक जीपी के पास जाइए, अपना एक जांच कराइए ब्लड की, कोलेस्ट्रॉल भी पता चल जाता है, शुगर भी पता चल जाती है, और एक आपने बीपी चेक करा लिया, आपको खुद के रिस्क फैक्टर्स वैसे ही पता चल गए। और उसका कंट्रोल करना आपके हाथों में। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया तो अच्छी बात है, अपनी वेट कंट्रोल कीजिए। ओबेसिटी है, रोज एक्सरसाइज कीजिए। क्या एक्सरसाइज करनी है, जिम की बात नहीं है, जस्ट 40 मिनट्स। मैं कहता हूँ हफ्ते में 200 मिनट की एक्सरसाइज इज गुड इनफ। व्हाट डज दैट मीन? 40 मिनट्स डेली। और 40 मिनट्स डेली और ब्रिस्क वॉकिंग क्या है कि आप उसको 20-20 मिनट भी कर लें, 10-10 मिनट कर लें। आप सवेरे 10 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग करके अपने मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे, वहां गए ऑफिस में 3-4 बार, दोपहर में सीढ़ियां चढ़नी, शाम को उस मेट्रो स्टेशन से घर वॉक करके आ गए, तो आपकी तो एक्सरसाइज हो गई। सही बात है। आपने तो इसको रूटीन में ले आए। अगर आपने ये कर लिया तो आपका मोटापा भी खत्म हो जाता है, डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है, आप वैसे ही फील करते हो, आप पॉजिटिव फील करते हो, आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। आप कहते हो कि अब मैं फिट हूँ। वो फिटनेस है जिससे हार्ट अटैक 25% खुद ही कम हो जाता है। क्या बात है। सो इफ यू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, कि मैं कहूँगा कि हार्ट अटैक से बचना तो आपके हाथों में भी है और आपके पैरों में भी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या बात है। आप ही के हाथों में, आप ही के पैरों में। वेरी वेल सेड। बिल्कुल सही बात। सर डॉक्टर साहब, आपने बीपी की बात करी तो एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो होना चाहिए वो 120/180 होना चाहिए। पर मुझे बताइए कि अगर जैसे घर में आजकल तो लोग घर में बीपी की मशीन रख लेते हैं, चेक करते रहते हैं। कई लोग इस चक्कर में अपना तनाव बढ़ा लेते हैं, बार बार जाके चेक करते हैं, जो कि रोज़ नहीं करना चाहिए पर कभी कभी करते रहना चाहिए। तो अगर मतलब किस पॉइंट पे आके विच रीडिंग इज लाइक अ रेड फ्लैग कि इतना बढ़ गया तो अब तो पक्का भागिए? ये तो वेरी क्लियर है कि 130/90 से ऊपर बीपी तो होना नहीं चाहिए। और ये हमारी, जो हम कहते थे ना कि एल्डरलीज में भी हम सोचते हैं कि उनका तो हाई बीपी चलता है, मोर एंड मोर। और लेटेस्ट गाइडलाइंस में 130/90 से बीपी होना ही नहीं चाहिए, और 140 के ऊपर तो हम कहते हैं कि खराब हाई ब्लड प्रेशर हो गया है एस्टैब्लिश इन 130 के ऊपर। इनफैक्ट यहाँ तक भी कहूँगा कि हम एल्डरलीज में सोचते थे कि बीपी हाई होना चाहिए तो कोई बात नहीं, एल्डर्स के लिए भी वही फिगर्स हैं हमारे। रिस्क है। हाई ब्लड प्रेशर इज द बिगेस्ट कॉज एट द मोमेंट, अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग मैं कहूँगा, एंड डायबिटीज। बट ये मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर्स है ना, तो अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री हो और साथ में हाई ब्लड प्रेशर आए तो आपके चांसेस 5 टाइम्स हो जाते हैं हार्ट डिजीज के, नॉट ट्वाइस। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होती है, हाई ब्लड प्रेशर से कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, हाई ब्लड प्रेशर से आपका ब्रेन से लेके पैर तक हर चीज़ खराब हो सकती है। सो वेरी क्लियर है, 130/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। और अकोमोडेट हम एल्डरलीज के लिए अब 80 के लिए कह सकते हैं कि 140/90 से कम रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करता है। करेक्ट। अदरवाइज 120/80 इज द आइडियल ब्लड प्रेशर, और हर एक को ये सोचना चाहिए कि ये कोई 130 से ऊपर हो ही ना। ठीक है। एब्सोल्युटली अ मस्ट।
तो एक और चीज़ जो है ना, क्योंकि अब मैं जैसे कह रहा था मशीनें आ गई ना घर पे, तो सबको दिख जाता है, तो अब उसमें पल्स भी पता लगती है। एंड द यूजुअल, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर आपकी पल्स जो है तकरीबन 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए। अब कई लोगों को बिकॉज दे हैव अ वेरी फिट लाइफ स्टाइल, तो उनकी पल्स यूजली कम, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह उनकी थोड़ी कम होगी, तो ब्रेडिकार्डिया आई थिंक ऐसे कुछ कहा जाता है ऐसे, तो वो देख के जो है परेशान हो जाते हैं। जैसे किसी की पल्स 50 आ गई तो अफरा तफरी मच जाती, मेरी पल्स क्यों गिर गई है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, इज दैट नॉर्मल, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी, पल्स ऑक्सीमीटर पे जो हार्ट रेट आता है वो काफ़ी मिसलीडिंग होता है। और पल्स ऑक्सीमीटर्स आपको पता ही है बहुत कॉमनली यूज हुए कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सैचुरेशंस के लिए। करेक्ट। बट पल्स ऑक्सीमीटर्स मेजर करते हैं पल्सेशंस, और अगर वो ठीक से पल्सेशन न मेजर हुई या सेंस ठीक से नहीं किया तो या आपकी उंगलियां ठंडी थी या आपने उसको ठीक से नहीं रखा तो वो नहीं मेजर कर पाएगा और वो एबनॉर्मल रीडिंग देगा, जिससे लोग घबरा जाते हैं, चाहे वो 150 बता रहा हो या 20 बता रहा हो। करेक्ट। ब्लड प्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देते हैं जी। बट क्लियरली जो आप कह रहे हो सही बात कह रहे हो, पल्स नॉर्मली लोगों की स्लो हो सकती है, जो एथलीट्स हैं, जो फिट हैं, रात को हमारी पल्स स्लो होगी, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है। बट अगर पल्स 40 से नीचे दिख रही है तो वो एबनॉर्मल है। ठीक है। और उसको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इनफैक्ट 50 से नीचे भी रूटीनली पल्स नहीं जानी चाहिए। 50 से ऊपर डेफिनेटली लोगों की पल्स 50 से 60 का अक्सर होती है, स्पेशली फिट पर्सन जो एक्सरसाइज करते हैं। एंड देयरफॉर, और जहाँ तक हाई का सवाल है, लोग कुछ टेंस और एंग्शियस होते हैं। सो अगर हम पल्स रेंज, नॉर्मल पल्स रेंज समझे तो 60 to 80 होगी, प्रैक्टिकली 70 to 80 हर एक की होगी, एंड देन 60 to 80 कुड बी द नाइस रेंज। राइट। उसके बाद जो 90 और 100 नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में होती है, इसका मतलब वो एंग्शियस हैं, वो टेंस हैं, वो एबनॉर्मल पल्स नहीं होगी, बट कुछ वो एक अलग स्टेज पे चल रहा है, या वो शादीशुदा है। आई वोंट कमेंट नितिन, वो तुम्हारा कमेंट है। जी जी जी। एंड और फाइनली अगर वाकई ही पल्स 120 और 140 पे पहुंच रही तो दैट इज एब्नॉर्मल, वो चेक कर लेना चाहिए। सो पल्स भी उसी वक्त मैं कहूँगा कि ये नहीं है कि आपने कहा कि पल्स ये थी, फिर आप चेकअप करा रहे हो 2 दिन बाद और कह रहे हो कि मेरी पल्स थी। उस टाइम का जब तेज है, उस टाइम का ECG, या उस टाइम पे अपने घड़ी, अगर आपकी वो वॉच है आजकल की जो स्मार्ट वॉचेस जो कि ECG को रिकॉर्ड कर ली थी, उस वक्त अगर आप रिकॉर्ड कर लो तो तब उसका फायदा है कि डॉक्टर देख सकता है कि उस वक्त आपका रिदम और ECG एबनॉर्मल था कि नॉर्मल वाली पल्स थी। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो आई थिंक इट वुड बी फाइन टू से 60 to 80, anything less than 50 is abnormal, anything going above 90 to 100 is abnormal, anything going to 120 to 140 is very abnormal. Perfect. तो ये बात तो हमें समझ आ गई। डॉक्टर साहब, कार्डियक अरेस्ट की जो हम बात करते हैं, हमने हार्ट अटैक्स की बात भी करी कि कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता है, पर कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को हो जाए, सो इट्स बेसिकली इट्स लाइक हार्ट इज सीज टू फंक्शन। एब्सोल्युटली। अब उस केस में अगर किसी को ये हो गया है तो आसपास जो ऑन लुकर्स है, जो फैमिली मेम्बर्स है या कॉलीग्स है, जो भी आसपास हैं, व्हाट कैन दे डू एट दैट टाइम कि उसको रिवाइव किया जाए, या जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुँचती क्या किया जाए? बहुत नितिन, आई मीन ये तुम्हारे थ्रू आई थिंक बहुत लोगों को जाना चाहिए, बिकॉज तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है जी। कार्डियक अरेस्ट तो वो सिचुएशन है जिसमें कि मिनट होते हैं। सोचिए, जो भी पर्सन कोलैप्स किया है वो ही इज डेड अनलेस रिवाइव्ड। करेक्ट। एंड दैट रिवाइवल होना चाहिए अगले विदिन 5 to 7 मिनट्स। उसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज एडल्ट्स में हार्ट अटैक है, बट कई वजह हो सकती है। ब्रेन में ब्लीड हो जाए तभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लंग स्टॉप हो जाए, ऑक्सीजनेशन स्टॉप हो जाए तभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कॉजेज तो बहुत सारे होते हैं, बट कॉमनेस्ट कॉज मैंने बता ही दिया कि हार्ट अटैक है। इंजरी कैन ऑल्सो कॉज इट। इंजरी कैन ऑल्सो कॉज इट। अब अगर हमारे इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है, और मैं कहूँगा ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, पेशेंट को बचाना हमारा काम है। और मेरे को कई बार लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट कि हमने इतने वीडियोस सोशल मीडिया पे देखे जिसमें कि ले रहे हैं कि पेशेंट वो पर्सन ने एक्सरसाइज की, उसके बाद बैठा, उसके बाद कोलैप्स कर गया, या होटल लॉबी में सेलिब्रिटी कोलैप्स कर गए, और लोग उसकी वीडियोस बनाते रहे। वो वीडियो छोड़ के अगर अपना 5 मिनट उस पर लगा देते तो जान बच सकती थी। और इसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। बेसिक रिससिटेशन टेक्निक्स आने की चाहिए। Now the basic life support is actually very simple, और उसको सीखना बड़ा आसान है। हर YouTube वीडियोस इतने सारे हैं,
और यहाँ पे क्योंकि हम विजुअल पे नहीं हैं तो नहीं बता सकते, बट एक्चुअली हर एक को बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्डियक रिससिटेशन आना चाहिए। सर हम बता सकते हैं क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, तो आप प्लीज बताइए। अच्छा, राइट, ऑफ कोर्स वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। सो एंड आई टेल यू दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर रिलेटिव्स ऑफ एनी पर्सन जिसको हार्ट डिजीज हुई है या हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि हमें किसी भी मौके पे अपने किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर की ही लाइफ बचानी पड़े हो जो कोलैप्स कर गया हो। सो जब हमारे सामने कोई कोलैप्स करता है और हम हो सकता है कि घर में हो सकता है कि किसी शॉपिंग मॉल में हो और हमने देखा कि हमारे सामने कोलैप्स कर रहा है, जिम में कोलैप्स हुए, और अगर सडनली वो कोलैप्स कर रहा है तो पहला हमारा काम है उसको फ्लैट सरफेस पे लेटाना, जो कि नॉर्मली फर्श होता है, क्योंकि वो तो कोलैप्स हो रहा है, वो फर्श होता है। जब वो फ्लैट और हार्ड सरफेस पे लेटा दिया जाता है तो सेकंड काम होता है हेल्प को बुलाए और सीधा एम्बुलेंस के लिए कॉल करें। तो आपका सेकंड इंस्ट्रक्शन है कि कोई हेल्प बुलाओ, आसपास लोग आए, हमको हेल्प करें और कोई ना कोई एम्बुलेंस या अस्पताल को फोन करें। तीसरा काम होता है हमारा उस 20 सेकंड में पूछना कि तुम ठीक हो, देखना कि सेंसेस में है, क्योंकि कुछ लोग फेंट हो जाते हैं बट वो सेंसेस में होते हैं। करेक्ट, सेंसेस में है। चौथा काम होता है कि अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो देखें कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। वो नाक और छाती देख के ही पता चल जाता है कि सांस ले रहा है। करेक्ट। उसमें 10 और सेकंड जाएंगे। अब आपको 30 सेकंड में आपने असेस कर लिया कि ना तो ये कॉन्शियस है ना सांस ले रहा है, तब आपने उस पर रिससिटेशन स्टार्ट करना है। उसका मतलब है कि आपने अपने 2 हाथ उसकी एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ स्टर्नम, ये हमारा सेंटर चेस्ट बोन कहलाता है जी, इसके लोअर हाफ पे, जो कि प्रैक्टिकल निपल्स की रेंज में आता है। जी, जी, जी। आपने अपना हाथ दोनों ऐसे रखे, ओके, और इसको आपने पंप करना है, ऐसे पंप करना है। ये 1 इंच आपने इतना कंप्रेस करना है कि 1 इंच अंदर जाए। अच्छा, 1 इंच अंदर आए। ये ना कंप्रेस करे कि क्रैक कर दे रिब्स, करेक्ट, बट इतना कंप्रेस करे कि 1 से 1.5 इंच ये कंप्रेस हो, और ये 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से आप करते रहें। अच्छा, 100 बीट्स पर मिनट, 100 आपने कंप्रेशंस देते रहना है 1 मिनट में, और रुकना नहीं है जब तक हेल्प ना आए। दूसरी तरफ आपने एक और को कह देना कि इनका मुंह थोड़ा स्ट्रेच करके रखें सो दैट जीभ अंदर ना जाए। करेक्ट, इतना ही आप करते रहे। पहले कहते थे कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन बीच में देना है। हाँ जी, कि आप कंप्रेस कीजिए फिर मुंह लगा के सांस दीजिए, उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत है ही नहीं। अच्छा, और लोग उसी से घबराते थे कि किसको कौन लेटा हुआ है और मैं उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहा हूँ, इन्फेक्शन मुझे ना हो जाए, उसको ना हो जाए, कई चीजें दिमाग में आती थी। वो अब है ही नहीं बेसिक रिससिटेशन। सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन अलोन एट 100 बीट्स पर मिनट से आप उस पेशेंट को, आप उस कोलैप्स व्यक्ति को एटलीस्ट 10 मिनट तक जान दे सकते हो, जब तक हेल्प आके उसको एम्बुलेंस ना आ जाए और उसको प्रॉपर फैसिलिटीज ना मिल जाए। अच्छा, इनफैक्ट ये जो बाय स्टैंडर्ड रिससिटेशन हम कहते हैं जी, हम तो उसको 10 से 15 मिनट तक उसको लाइव रख सकते हैं, प्रोवाइडेड हेल्प आ जाए। 10 से 15। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे ये लगता था कि अगर रिवाइव हो गया, कई लोगों को लगता है अब तो ठीक हो गए चले जाए, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर के पास जरूरी है बिकॉज कोलैप्स कर गया है। करेक्ट, आपको ये भी नहीं पता कि वो रिवाइव कर गया। लकीली अगर वो 2 मिनट में उसकी होश आ जाता है, 3 मिनट में हो जाता है, खुद सांस लेना शुरू हो जाता है, तो सोचो कि आपने रिवाइव कर दिया। बट अगर उसने सांस लेना तभी नहीं शुरू किया तो हेल्प चाहिए ही, मेडिकल पर्सनल चाहिए ही कि उसको इंट्यूबेट करे, बट आपने तो उसकी लाइफ बचाई है। बिल्कुल सही बात है। और अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ जब तक मेडिकल हेल्प आती है या आप उस कोलैप्स को आप रीगेन कर सकते हो अपने इसी एक्शन से, या जब तक मेडिकल हेल्प आती है। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू टिल मेडिकल हेल्प अराइव्स। देखा गया है कि जहाँ पे सियाटल एक ऐसी जगह है, वर्ल्ड में कई ऐसी जगह हैं जहाँ के पूरी पब्लिक ने रिससिटेशन सीख लिया। पूरी पब्लिक ने जब, तो क्या होता है कि जो लोग कोलैप्स होते हैं जिनमें सर्वाइवल देखा जाता है प्रैक्टिकली निल, देखा गया कि 50% लोग इसी चीज से सर्वाइव हो जाते हैं। अरे वाह, जहाँ पे सर्वाइवल 0 होता है। जी बिल्कुल। सो ये लाइफ सेव करना हमारा कर्तव्य है। आई थिंक हर एक को बेसिक लाइफ रिससिटेशन और बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए। आज भी मैं कहूँगा आपको
YouTube में देख लें, उसके कई वीडियोस हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आप अपने रिश्तेदारों की जान बचा सकोगे, आप किसी न किसी व्यक्ति की जान बचा सकोगे। और ये हमारा कर्तव्य है कि कोई भी कोलैप्स करे तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे रिससिटेट करना है। मतलब एक डाउट है मेरे दिमाग में कि ये जो आपने जैसे टेक्निक बताई, ऐसे पंप करना है ये CPR देने के लिए, पर अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए कुछ पोस्चर चेंज होगा, कुछ होगा, बिकॉज वो तो छोटा है, और उसके लिए फिर कितना दबाना है? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पोस्चर तो किसी में चेंज नहीं होगा, प्रेशर जरूर चेंज होगा जी, डेफिनेटली। आफ्टर ऑल छोटा बच्चा है, एग्जैक्टली। उसको तो आप फिस्ट से भी नहीं, उसको तो कई छोटे बच्चे तो ऐसे उनके डेलिकेट चेस्ट होते हैं कि आप उंगलियों से भी दबा सकते हो। अच्छा। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द चाइल्ड। उसमें भी 1 इंच अंदर जाना चाहिए? इट विल बी हाफ एन इंच। हाफ एन इंच, हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली इट मैटर्स टू द टेस्ट। वो जो आपको कंप्रेशन हो रहा है वो हार्ट को कंप्रेस कर रहा है। करेक्ट, उसको पंप दोबारा करा रहा है। करेक्ट। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द चेस्ट as well as the as much as the compression. Okay. So then it will be limited compression, it will be less forceful. वो तो आपको अपनी definitely sense होना चाहिए। Correct. कि otherwise ज़्यादा force यूज करोगे तो ribs fracture। तो बहुत छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली। एंड इज देयर एज लिमिट की, अगर बहुत छोटा बच्चा तो नहीं कर सकते या किसी भी उम्र को दिया जा सकता है CPR? CPR तो किसी भी उम्र को दिया जा सकता है। CPR तो किसी भी उम्र को दिया जा सकता है, बट ऑब्वियसली ज्यादातर जो लोग कोलैप्स करते हैं जो हार्ट अटैक के, वो एडल्ट्स होते हैं। करेक्ट। सो इसीलिए एडल्ट का सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे रेयरली कोलैप्स करते हैं क्योंकि वो बच्चे को हार्ट अटैक, मैंने कहा मैक्सिमम लार्जेस्ट कॉज है, और बच्चों को हार्ट अटैक्स नहीं होते। बच्चे को जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो यूजुअली जन्म के डिसऑर्डर्स होते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती हैं। Correct. तो इसलिए वो पब्लिक में ज़्यादातर नहीं कोलैप्स देखा जाता है, रेयर वो रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। पब्लिक में कोलैप्स तो हार्ट अटैक की वजह से सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट मैं दोबारा आना चाहूँगा आपसे एक बार बात करने के लिए, क्योंकि वाल्व डिजीज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक एक और चर्चा करने की ज़रूरत है। पर आज जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं उन्हें, कि अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखें? अगर 2 लाइन में कुछ बताना हो तो क्या कहेंगे आप? हार्ट को हेल्दी रखना तो हमारा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो तो मैंने बताया ही कि 2 ही चीज़ें हैं उसके लिए। अपने रिस्क फैक्टर्स को समझें, अपने रिस्क फैक्टर्स को जानें और अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। और दूसरा, exercise, not bodybuilding, not gymming, but really running, walking, cycling, swimming, aerobic exercises regularly as a part of your life. Right. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर आप नहाते हो, तो there is no reason कि अपने हार्ट का ख्याल ना रखो by exercising. Put it in your life, save your heart, save your own life, and let others also, and make sure that you actually save others' lives also. यही आज के हमारे बात करने का मकसद था। Absolutely. और मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो कहा ये तो करिए, पर कोशिश कीजिए थोड़ा खुश रहें। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पे बहुत तनाव ले लेते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दीज आर स्ट्रेसफुल टाइम्स, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है। तो ये सोचना बंद करें कि सिर्फ आपके ऊपर ही सारा तनाव है, सारी दुनिया के बोझ आपके ऊपर ही आ गए। वो बोझ बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, सबके ऊपर बोझ है। खुश रहिए, फिर से मिलेंगे 92.7 FM का। मैं हूँ खुरापात रिदन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। प्लेजर टॉकिंग टू यू, मजा आ गया। प्लेजर वाज माइन सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।